नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल दमाय, पहला शब्द न्यूज रिपोर्टर आपका हमारे न्यूज चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। साथ ही आप सभी जानते हैं कि आगामी नवंबर-दिसंबर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं, जिसको लेकर समूचे मध्य प्रदेश सहित पूरी विधानसभाओं की सियासत गर्मा चुकी है। और इसी के तहत आज हम हमारे बालाघाट जिले के वारासिनी विधानसभा क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर लोमहर विसेन जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या रणनीति के साथ वे आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी शिरकत फरमाएंगे। सबसे पहले तो बिसेन जी, आपको बधाई कि आपने सफलतम 1 वर्ष पूर्ण कर चुके जिला पंचायत सदस्य के नाते। तो मेरा आपसे सवाल है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से जनता में कयास लगाई जा रही है कि आप अपनी हाथ आजमाइश कर सकते हैं, तो क्या रूपरेखा रहेगी आपकी, क्या रणनीति रहेगी इसको लेकर के? देखिए, चुनाव जो है व्यक्तिगत रूप से नहीं लड़ा जाता, चुनाव संगठनात्मक ढंग से लड़ा जाता है और पूरा हमारा पार्टी का संगठन साथ में है और संगठन के साथ मिलकर हम मैदान में उतरेंगे। और आज जो प्रदेश में बयार बह रही है कमलनाथ जी के नाम की और कांग्रेस की, तो इसका फायदा हमको निश्चित रूप से मिलने वाला है। और जो शिवराज जी के झूठे वादे हैं, इसको जनता पहचान गई है और जनता त्रस्त है। आज किसान त्रस्त है, बिजली नहीं मिल रही, युवा त्रस्त है, रोजगार नहीं मिल रहा, परीक्षाएं हो रही, घोटाले हो रहे हैं और कर्मचारी त्रस्त है। आज हमारे कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू करेंगे, किसानों को हम 12 घंटे लगातार बिजली देंगे, बिजली बिल 100 रुपये यूनिट करेंगे और ऐसी कर्जा माफ करेंगे और ऐसी बहुत सारी घोषणा है जो कमलनाथ जी ने की है। और कमलनाथ जी की बात पर जनता को विश्वास है। कमलनाथ जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। कमलनाथ जी एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में। जो उनका छिंदवाड़ा मॉडल है और वही मध्य प्रदेश मॉडल रहेगा। और इन सब चीज़ों को लेकर और जो हमने व्यक्तिगत रूप से काम किए हैं, तो पिछले 1 साल में आप आके देख सकते हैं हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में ऐसी कोई भी पंचायत नहीं है जहाँ पर निर्माण कार्य नहीं किए गए हों मेरे द्वारा। तो और जिला पंचायत क्षेत्र के बाहर भी है, ऐसा नहीं है कि खाली जिला पंचायत में, जिला पंचायत क्षेत्र के बाहर भी। तो ये जो व्यक्तिगत हमारे किए गए कार्य हैं, ये उसमें एक एडिशन का काम करेंगे जो हमारी पार्टी की योजना है। और निश्चित तौर पे हमारे जो पूरा कांग्रेस पार्टी का संगठन है, वारासिनी ब्लॉक, खैरलांजी ब्लॉक, डोंगरमाली ब्लॉक, ये हमारे स्तंभ रहेंगे चुनाव के। चलिए, ये बात तो हो गई कि आपने संगठनात्मक तरीके से कमलनाथ जी के जो विकास गंगा बही है उनके बारे में जानकारी दी, लेकिन वारासिनी विधानसभा के ग्राफ का विकास की दृष्टि से किस तौर पर देखना चाहेंगे? देखिए, वारासिनी विधानसभा में कोई विकास हुआ नहीं। कुछ रोड पुले जरूर बने, इससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है। सरकार किसी की भी हो, विधायक कोई भी हो, रोड पुले बनते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता क्या है? उनकी गुणवत्ता ये है कि 1 साल में रोड बनती खराब हो जाती है, कई पुलिये ढहने की कगार पे हैं। और जो है यहाँ पर रेत का और शराब का माफिया हावी है। वारासिनी क्षेत्र में विकास रेत माफिया और शराब माफियाओं का हुआ है, क्षेत्र का विकास नगण्य है। जिस तरीके से आपने कहा कि जो सतत प्रक्रिया है एक सरकार के अंदर में कि रोड पुलिया तो बनते रहेंगे, मैं भी इस बात से सहमत रखता हूँ और आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि वारासिनी विधानसभा में वर्तमान में समूचे बालाघाट की बात कर ले तो बेरोजगारी एक ऐसा विषय है जिससे हर एक युवा त्रस्त है और युवा के साथ साथ अधिकांश किसान वर्ग या फिर जो गाँव में और जनाधार होता है वे सभी रोजगार की कमी के चलते यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो पलायन सबसे बड़ी समस्या है हमारे वारासिनी विधानसभा क्षेत्र में। तो इस हेतु आप किसे जिम्मेदार ठहराते कि जिस तरीके से देश पिछले कुछ सालों में विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ का युवा रोजगार के लिए बाहर जा रहा है, यहाँ नहीं कर पा रहा है, क्या समस्या होगी इससे? भैया, इसके लिए संपूर्ण रूप से जिम्मेदार हमारे नेतृत्वकर्ता है, वर्तमान नेतृत्वकर्ता विधायक जी। आज बड़े गर्व की बात है कि हमारे यहाँ 2 इथेनॉल प्लांट बन रहे हैं करोड़ों रुपए की लागत से, लेकिन वहां पर जो नियुक्तियां हो रही है वो लोकल नहीं हो रही है, बाहर के लोगों की हो रही है। तो इसलिए हमारा युवा पलायन कर रहा है, ये एक कटु सत्य है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ रोजगार के साधन नहीं है, लेकिन साधन है, लेकिन वहां पर हमारे लोकल युवाओं की भर्ती नहीं हो रही है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, कोविड के बाद पूरे देश में हॉस्पिटल की व्यवस्था सुदृढ़ हुई, लेकिन आज एक भी एमडी डॉक्टर नहीं है। वारासिनी विधानसभा में बोल रहा हूं मैं, वारासिनी, खैरलांजी, रामपाली सब आता है इसमें, एक भी एमडी डॉक्टर हमारे पास नहीं है। ये हमारे
नेतृत्व की कमियां हैं। जिस तरीके से वर्तमान में जो मध्य प्रदेश सरकार है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की, तो वो एक ढिंढोरा पीटते हैं कि हम आदिवासी के हित की बात करते हैं, आदिवासी के हितैषी है। लेकिन मैं आपको एक रिपोर्ट के अनुसार बता दूं, 2018 के बाद से आदिवासी के ऊपर अत्याचार का ग्राफ जो है वो 40% तक के बढ़ा है। अगर हम बात करें 2018 की, तो कुल मिला के जो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार के आंकड़े थे वो 1668 थे। उसके बाद में 2019 की बात कर दे तो वो हो गए 1922, 2020 में बात कर दे तो वो हो गए 2401, और 2021 की जो रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिकॉर्ड की, तो उसके अनुसार वो आंकड़े हो चुके हैं 2627। और अभी एक बहुत चर्चित मामला सामने आया था सीधी पेशाब कांड वाला, जहां पे प्रवेश शुक्ला के द्वारा एक आदिवासी युवक के ऊपर में पेशाब की गई थी, और उसको लेकर के समूचे देश में इस बात का काफी हल्ला मचा था। और इसके बाद माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उनके पैर भी धुलाए और क्या बोलते हैं उनको, मतलब सब कुछ करे, जो उनका जो आरोपी था उसके खिलाफ उन्हें एक्शन भी लिए। तो क्या वाकई में शिवराज सरकार आदिवासियों के हितैषी होने की बात करती है या केवल एक छलावा है? देखिए, आदिवासियों के लिए शिवराज सिंह चौहान ने कुछ नहीं किया। वो जो पेशाब कांड की आप बात कर रहे हैं, जिसको शिवराज सिंह चौहान ने घर में बुलाया, खाना खिलाया, नहलाया धुलाया, वो कोई और व्यक्ति था, ये साबित हो चुका है। वो पीड़ित व्यक्ति नहीं था। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो वन अधिकार अधिनियम जो हमारी कांग्रेस की केंद्र सरकार ने लाई थी कि आदिवासियों को वनों की भूमि का अधिकार दिया जाएगा, उसके लिए आपने देखा होगा कि बालाघाट जिले में ही सैकड़ों किलोमीटर से लोग मार्च करके कलेक्ट्रेट आए थे, लेकिन उनको पट्टे नहीं मिल रहे हैं। और अब तो ऐसी नीति आ रही है सरकार की कि जो पेशा एक्ट है उसको भी शिथिल किया जा रहा है माइनिंग के लिए और अन्य गतिविधियों के लिए। पेशा एक्ट में जो पंचायत को सुदृढ़ किया गया था, उसमें पंचायत की एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये आदिवासियों के हित पे कड़ा प्रहार है, और आदिवासी इस चीज का बदला लेंगे इस चुनाव में। जैसे अगर हम बात करें, वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना निकाली, जिसके तहत तो महिलाओं को हर माह 1000 रुपये देगी। उसके बाद में उन्होंने फिर संशोधन किया और उन्होंने उसकी रकम को और बढ़ाते गए कि हर महीने कुछ कुछ रुपए बढ़ा करके देते जाएंगे। तो क्या इस तरीके से पैसा बांटने पर क्या हमारी महिला वाकई में सशक्त हो पाएंगी? देखिए, पैसा बांटने पे सशक्त तो जरूर होंगी, सुधार होना चाहिए, लेकिन क्या है कि 20 साल में शिवराज जी को इन चीजों का ध्यान नहीं आया। 20 साल में इन्हें ये करना था कि महिलाएं खुद सक्षम हो जाए, जो ये पैसा देने की जरूरत ना पड़े। 20 साल में पैसा देने की जरूरत पड़ रही है, मतलब ये शिवराज जी की विफलता दिखाता है। और सब लोग जानते हैं कि शिवराज जी एक बहुत झूठे व्यक्ति हैं। ये पैसा सिर्फ चुनाव तक प्रलोभन है। इनकी सरकार बनी तो ये बंद कर देंगे, और कमलनाथ जी की सरकार बनी तो हम तो इसको जारी रखेंगे। ये योजना नहीं, हमारी लाडली नारी सम्मान योजना है, और नारी सम्मान योजना में हमने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। 18 से मृत्यु पर्यंत जो भी महिलाएं आएंगी उनको हम पैसा देंगे। इनके क्राइटेरिया में तो आधी से ज्यादा महिलाएं आ ही नहीं रही हैं, तो एक भेदभावपूर्ण योजना है। दूसरी चीज कि ये हर महिला समझ चुकी है कि ये एक प्रलोभन है, सरकारी पैसे से वोट खरीदने की कोशिश है। देखिए बिशन जी, जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव के केवल 3 से 4 महीने पहले मध्य प्रदेश सरकार ने यह योजना निकाली, तो एक तरह से जनता बोल रही कि छलावा हो सकता है कि बोले प्रोपेगेंडा, चुनावी प्रोपेगेंडा की वोटों को साधना है। लेकिन उनके निकालने के बाद में ही हमारे कमलनाथ जी थे जो पूर्व सीएम, उन्होंने भी कहा कि हम भी नारी सम्मान योजना प्रारंभ करेंगे। तो इससे क्या मान सकते हैं, अब इसे भी एक छलावा मान सकते हैं कि वाकई में एक उनकी तथाकथित बात है? देखिए, कमलनाथ जी की विश्वसनीयता पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। कमलनाथ जी बहुत ही विश्वसनीय आदमी है, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो। उन्होंने पिछली बार बोला था हम कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ किए, प्रक्रिया में था कर्जा माफ। यहां तक कि बीजेपी सरकार ने सदन के पटल पे कबूल किया कि 37 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ कर। लेकिन ये लोग जो बीजेपी के लोग हैं, ये झूठे लोग हैं। ये लोग जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते। शिवराज जी की मेरे ख्याल से आज तक की कम से कम 30,000 घोषणाएं अपूर्ण हैं। तो ये है कि भाजपा पे लोग विश्वास नहीं करेंगे, हमारी बात पे जरूर विश्वास करेंगे। जैसे आगामी विधानसभा चुनाव में अगर आपके हाथ में 12 की बागडोर आती है, तो आप ऐसा कौन सा रोड मैप तैयार करेंगे जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके? देखिए, युवाओं को रोजगार मिलने का रोड मैप ये रहेगा कि सबसे पहले यहाँ जो उद्यम है, हम इनको बाध्य करेंगे कि हमारे लोकल लोगों को आप रोजगार दें। बाध्य करेंगे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूप से बाध्य करेंगे। दूसरा, हम यहाँ पे जो माफिया हैं उन पे लगाम लगाने का काम करेंगे। और
तीसरा, यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करेंगे। यहाँ जो कॉलेज चल रहा है इसमें जो कोर्सेज है, मेरे दादाजी के चेयरमैनशिप में कॉलेज चालू हुआ था और उन्हीं के द्वारा कॉलेज सरकार को हस्तांतरित किया गया और उस समय जो कोर्सेज थे आज भी वही कोर्सेज चल रहे हैं, उसमें कोई नया नहीं हुआ। तो अब हम यहाँ शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे, बच्चे अच्छे शिक्षित होंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। ऐसा कोई संदेश जो आप अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को देना चाहते हैं आगामी चुनाव को लेकर? मेरा सिर्फ यही संदेश है कि आने वाले चुनाव में झूठ, फरेब और पैसे के लालच में ना आकर, क्योंकि आने वाला जो चुनाव होगा, जो छल कपट और भ्रष्टाचार से पैसा कमाया गया है उसके दम पर जीतने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जनता इतनी समझदार है कि उस झांसे में नहीं आने वाली और कांग्रेस को निश्चित तौर पर विजय बनाएगी और आशीर्वाद देगी। धन्यवाद आपका। तो जैसा साथियों आपने देखा कि हमने आज जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर लोमहर सभी सिंह जी से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी बातें की है। तो इसी तरह से आपको लगातार मध्य प्रदेश विधानसभा और वाराणसी विधानसभा को लेकर हलचल मिलती रहेगी। धन्यवाद।